एमएड का पेपर समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं इसमें नोट्स हैं जो नेट के एग्ज़ाम में भी यूजफुल होगा। सबसे पहला है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में इंट्रोडक्शन अर्थ है ऐसी शिक्षा जहाँ पर सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों को भी एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। अतः इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शिक्षण आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग के समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। यानी जो सामान्य बालक है और एक दिव्यांग बालक है, दोनों को एक साथ की शिक्षा को ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसमें सामान्य छात्र तथा दिव्यांग छात्र, सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के अधिकार की बात करता है और इसलिए इसे सभी शैक्षणिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है, जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के ही एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सामान्य बालक तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर लें, वही क्या है, समावेशी शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा या एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, ये शब्द विकलांग बच्चों के शिक्षा के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। अगर एकीकृत शिक्षा बोला जाए या विशिष्ट शिक्षा बोला जाए या समावेशी शिक्षा बोला जाए, ये किसके लिए है? दिव्यांग बच्चों के लिए ये शिक्षा की बात कही जा रही है। समावेशी शिक्षा शिक्षण की ऐसी प्रणाली है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा के स्कूलों में पठन पाठन और आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिलता है, ताकि वे समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सकें। इसके तहत पठन पाठन के अलावा विकलांग बच्चों के लिए बाधा रहित स्कूली माहौल का निर्माण कार्य भी शामिल है। समाज में 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं, इसलिए शिक्षा समावेशन की बात कही जा रही है। समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालक से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। जो समावेशी शिक्षा है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी, यानी समावेशी शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको अलग शिक्षा देने के लिए विरोधी है। एग्जाम में डायग्राम बना सकते हैं, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक। समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नया आयाम खोलती है। यर्सेल के अनुसार है समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार तथा धर्म से संबंधित होता है।
ये दिव्यांग को यूज करने वाले उपकरण हैं। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र या स्कोप। समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा की बात करता है जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य है। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान करना, सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना। समावेशी शिक्षा का मुख्य रूप से जो इसके क्षेत्र हैं, शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए, मानसिक रूप से बाधित बालकों के लिए, सामाजिक रूप से बाधित या विचलित बालकों के लिए और शैक्षिक रूप से बाधित बालकों के लिए ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा के महत्व क्या है? इसमें समाजीकरण का विकास होता है। इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का सामान्य बालकों की परस्पर अंतःक्रिया से बालक का दूसरों की सहायता एवं सहयोग करना सीखते हैं। समावेशी शिक्षा में स्वास्थ्य आदतों का विकास होता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए और सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। इसमें विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को समाज का अंग के रूप में स्वीकार करता है। इसमें अंतःक्रिया कौशल का विकास होता है। इसमें बालकों में उपयुक्त आकांक्षा स्तर का विकास होता है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य जो है, शिक्षा का अधिकार, विभिन्न कौशलों की पहचान। जो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य विभिन्न कौशलों की पहचान, सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, सामाजिकता की भावना का विकास करना, अशक्त व बाधित बालकों की क्षमताओं का विकास करना, आत्मविश्वास व आत्मसम्मान का विकास करना, असमर्थता से समर्थता की ओर जाना, चुनौतियों के लिए तैयार करना, ये आदि क्या है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं। समावेशी शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को, चाहे वह मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक रूप से कमजोर हो, उन्हें सम्मान और सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना, वो बच्चों के अधिकार का सम्मान करना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। दिव्यांग अवस्था। दिव्यांगता की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडीकैप के लिए क्या है? सामान्य अर्थों में दिव्यांगता ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। तकनीकी दृष्टि से विकलांग एवं विकलांगता व्यापक संदर्भ वाले शब्द हैं जिनकी एक से अधिक परिवर्तनशील परिभाषाएं हैं। भारत में ऐसे व्यक्ति जो विकलांग माना गया है, जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% से कम विकलांगता का शिकार न हो। WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 15% आबादी किसी न किसी रूप में विकलांग है। भारत में 2.21% जो है 2.21% विकलांगता है। क्षति क्षति या हानि और विकलांगता डिसेबिलिटीज। जब किसी व्यक्ति का कोई अंग काम करना बंद कर देता है, तो इस स्थिति में क्षति या हानि कहा जाता है।
जाता है। जबकि क्षति या हानि होने की वजह से जब व्यक्ति किसी काम को करने में बाधा का सामना करता है उसे विकलांगता कहते हैं। इम्पैरिड और डिसेबिलिटी यानी क्षति या हानि और विकलांगता में जो डिफरेंस है वो विकलांगता जब आप किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए स्थिति जब कुछ काम करना बंद कर देता है, काम नहीं करता है तो वो क्षति या हानि होगी। आज उसकी वजह से जब आप किसी काम को करने की बाधाओं का सामना करते हैं उसे विकलांगता कहते हैं। जैसे आप देखिए जब किसी व्यक्ति का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तब इस स्थिति में क्षति या हानि कहा जाता है। जबकि क्षति या हानि होने की वजह से जब व्यक्ति किसी काम को करने में बाधा का सामना करता है तो उसे विकलांगता कहते हैं। अब हमारा अगर हाथ कट गया बट मैं हाथ कटा तो क्या है, क्षति है। बट अगर मैं उस कटने के बाद अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ अपने जीवन यापन के लिए कोई काम करके जो अपने खाने पीने के लिए कोई वस्तु इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ तो वो विकलांगता कहलाएगी। अगर मैं कर ले रहा हूँ तो फिर विकलांगता नहीं है, वो क्या है, क्षति है। क्षति शारीरिक रचना मनोवैज्ञानिक ढांचे में कमी को क्षति कहा जाता है। यह अंग स्तर पर होता है। अक्षमता जो है क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था जिसमें व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता कमी हो जाती है। अक्षमता किसी कार्य को करने की सीमा या योग्यता में कमी है जिसके कारण सामान्य माने जाने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को उसी के तरीके से या क्रमवार न किया जा सके। विकलांगता डिसेबिलिटी विकलांगता उस व्यक्ति की दशा को कहते हैं जो क्षति अक्षमता के कारण से उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति शारीरिक या मानसिक क्रियाओं संबंधित भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम निभा पाता है। विकलांगता जब बच्चे अपने माता पिता के दुलारे होते हैं लेकिन कई बार प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक कारणों से बच्चे की सामान्य अवस्था में अनैच्छिक परिवर्तन आ जाता है जिसके कारण उनके सामान्य क्रियाकलापों में आंशिक अथवा गंभीर क्षति के कारण बाधा, रुकावट या असमर्थता उत्पन्न हो जाती है। इस तरह सामान्य बच्चे विकलांग बच्चों की श्रेणी में चले आते हैं। बच्चों के कार्यकलापों में आई बाधा उनके सामर्थ्य को कम कर देती है। इस तरह बच्चे निःशक्त अथवा विकलांग बन जाते हैं। निःशक्त बच्चों के अधिकारों संबंधी घोषणा में निःशक्त व्यक्ति डिसेबल पर्सन शब्द का अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो अपने शारीरिक अथवा मानसिक सामर्थ्य शक्ति में कमी के फलस्वरूप सामान्य व्यक्ति की सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वयं पूरा करने में असमर्थ है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 2 सबसेक्शन N9 के अनुसार निःशक्त व्यक्ति से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है जो किसी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी भी निःशक्त में 40% ग्रस्त हो। उसे क्या कहेंगे, जो 40% निःशक्त होगा वो वही डिसेबल कहलाएगा। ये किससे पता चला, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 2 सबसेक्शन ए के तहत निःशक्त व्यक्ति से ऐसा कोई व्यक्ति विपरीत है जो स्वपरायण, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता,
या ऐसी अवस्था में किन्हीं दो या अधिक अवस्था के, देखिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 2A के तहत क्या कह रहा है, स्वपरायण, ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात और मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन या ऐसी अवस्था किन्हीं दो या अधिक अवस्थाओं के समुच्चय से संबंधित किसी भी अवस्था से ग्रस्त हो। यानी ये ऊपर के जो स्वपरायण, प्रमस्तिष्क घात और मानसिक मंदता तीनों में से किसी दो में क्या हो, ग्रस्त हो, तो इसके अंतर्गत गुरुतर बहुनिशक्त मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रस्त व्यक्ति भी हैं। ये तीनों शब्द विकलांगता के कार्बनिक मंडल आधारित हैं। इनके बीच निम्नलिखित अंतर्संबंध है। इसके बीच निम्नलिखित अंतर्संबंध है। अंग दोष और विकलांगता निर्योग्यता। अंग दोष व क्षति है, विकलांगता निर्योग्यता। विकलांगता अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन झ के तहत विकलांग की 7 श्रेणियों विकलांगों को की 7 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला अंधा, किस अधिनियम की धारा द्वारा, विकलांगता अधिनियम के द्वारा 7 श्रेणियों में। अंधा, ब्लाइंड, कम दृष्टि लो विजन। तीसरा कुष्ठ रोग लेप्रोसी से। और श्रवण अक्षम, हियरिंग, चलन निसक्तता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्ण। वही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 2J के अंतर्गत निम्न अक्षम से ग्रस्त व्यक्तियों को भी विकलांग की श्रेणी में रखा गया है। स्वपरायण और प्रमस्तिष्क घात और बहुनिशक्तता विकलांगों की श्रेणी में रखा गया। 3 चीज़ें, स्वपरायणता और प्रमस्तिष्क घात और बहुनिशक्तता। प्रारंभिक पहचान, कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। प्रारंभिक पहचान, शीघ्र पहचान, शीघ्र हस्तक्षेपण और संगठन के पीछे केंद्रीय तर्क यह है कि श्रवण बाधित बालकों के पुनर्वास के अवसरों को बढ़ाता है। इस तर्क को उच्च श्रेणी की विश्वसनीयता हो चुकी है। शीघ्र पहचान इतनी शीघ्र हो, जन्म के कुछ दिनों के अंदर ही कर लिया जाता है और बालकों के विकास का क्रांतिकाल के अधिकतम उपयोग किया जाता है। महत्व, समय पर पहचान, क्रांतिकाल का सही उपयोग। इस काल को कहते हैं बालक का विकास तीव्र गति से होता है 0 से 5 वर्ष। 0 से 5 वर्ष जो होता है वो क्रांतिकाल होता है, इसी में इसकी पहचान कर ली जाती है। व्यक्तित्व विकास में सहायक। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण। LRE का अर्थ है विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक को अन्य बच्चों के साथ कक्षाओं में जितना संभव हो उतना होना चाहिए। LRE कोई स्थान नहीं है। यह एक सिद्धांत है जो बच्चे को शिक्षा कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक बच्चे के लिए LRE अलग दिख सकता है क्योंकि बच्चे अद्वितीय होते हैं। कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्निक्स ऑफ मिस्टर माइनस्ट्रीमिंग तकनीकी के जरिए मुख्य धारा में जोड़ना। सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्निक्स ऑफ माइनस्ट्रीमिंग। प्रिया नामक नई पहल दिव्यांग छात्रों के लिए प्रिया
प्रिया नामक नई पहल दिव्यांग छात्रों के लिए एक कॉमिक्स और गतिविधि आधारित स्कूल कार्यक्रम तैयार किया गया। कॉमिक्स कहानियों के माध्यम से कंसेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ रिमेंडल उपचारात्मक शिक्षण की एक तकनीकी है। उद्देश्य है इसके संबंधित मुझे कुछ मैटर नहीं मिला है इसलिए नहीं लिखे होंगे। उद्देश्य अधिगम संबंधित दोष दूर करना, शिक्षण का नियोजन करना, ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, वांछित व्यवहारों में परिवर्तन करना। कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। शिक्षा का सार्वभौमिकरण है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना भारत में प्राचीन काल से विकसित हो चुकी थी। ज्ञानार्जन का उद्देश्य मानसिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, चारित्रिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण में ये सारी इम्पोर्टेंस है, ये उसके उद्देश्य हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने की आवश्यकता क्यों है? साक्षरता प्रसार के लिए, स्व शिक्षा के लिए, व्यक्ति विकास के लिए, जनतंत्र सफल के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। कॉन्सेप्ट यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रूम। संसाधन कक्ष का संगठन। संसाधन कक्ष में की समावेशी विद्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज शिक्षा के अधिकार की सही अर्थों में अनुपालन करनी है तो विद्यालय को समावेशी बनाना होगा। इसके लिए विद्यालय में संसाधन कक्ष भी बनाना होगा। अतः संसाधन कक्ष के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व को निश्चित रूप स्पष्ट है। संसाधन कक्ष एक ऐसा कक्षा कक्ष है जहाँ पर बच्चे IEP इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम को बताए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अकादमिक शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें कक्षा में अपना प्रदर्शन बेहतर करने के तरीके को सीखने में मदद मिलेगी। भ्रमणशील शिक्षक, अच्छे परामर्शदाता, गुड काउंसलर। इसमें होगा अच्छे परामर्शदाता, गुड काउंसलर। अच्छे परामर्शदाता एक ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो सोशल और प्रोफेशनल जीवन में सलाह देने का काम करते हैं। पूरे समय में व्यक्ति को जीवन की राय की आवश्यकता पड़ती है, जो घर के बुजुर्ग के पास जाया करते थे, परंतु आज के समय में ये काम प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से एक काउंसलर परामर्शदाता अपने विशेष स्केल के आधार पर परेशान लोगों का सहायता करने का काम करता है। परामर्शदाता एक तरह के विद्यालय में परामर्श विशेषज्ञ होते हैं। उनका मुख्य कार्य परामर्श एवं प्रशिक्षण देना है। निर्देशन कार्यक्रम के अनुसार मुख्य व्यक्ति यही है। रूथ स्टेगर के अनुसार परामर्श एक माली के भांति है। रूथ स्टेगर के अनुसार परामर्श एक माली के भांति है। मिट्टी तैयार करता है तथा प्रत्येक पौधे को स्वयं उगने में सहायता करने के प्रत्येक कार्य करने को उत्साहित करता है। विशेषता, गहरा और विशिष्ट ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है, परीक्षण होता है, नियोजन के तकनीकी में कुशल होता है, अच्छा आधार शक्ति होता है, विवेकशील, उत्साह एवं संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण होता है।
मंदबुद्धि बालक। अगला है मंदबुद्धि बालक यूनिट 3 में मंद कॉन्सेप्ट। इसके बारे में मानसिक मंदता कोई मानसिक बीमारी या पागलपन नहीं है। मानसिक बीमारी या पागलपन नहीं है, बल्कि मानसिक विकास की ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे का बौद्धिक विकास औसत बुद्धि वाले बालकों से कम होता है। ऐसे बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। समाज में ऐसे बालकों की संख्या 3% से अधिक है। स्किनर ने ऐसे बच्चों को मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि, विकलांग बुद्धि, मंद गति से सीखने वाले, पिछड़े बालक और मूढ़ बालक की संज्ञा दी है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम है वो मंदबुद्धि बालक है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार मानसिक मंदता से किसी व्यक्ति के मानसिक की अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की दशा अभिप्रेरित है, जो विशेष रूप से बुद्धि की अप्रसामान्य अभिलक्षणित होता है। मंदबुद्धि बालक की पहचान की विशेषता मानसिक योग्यता से पीड़ित रहना, बुद्धि लब्धि औसत बच्चों से कम होना, सूक्ष्म चिंतन नहीं कर पाना, याददाश्त की कमी, असावधान या व अस्थिर रहना, असफलता से भयभीत रहना, आत्मविश्वास की कमी होना, एकाग्रता की कमी होना, शिक्षक की अवहेलना करना। ये सारा क्या है? ये मंदबुद्धि की क्या है? विशेषता है। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने के फॉर्मूले हैं। IQ बराबर यानी बुद्धिलब्धि बराबर होता है, बुद्धिलब्धि इक्वल टू होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। मानसिक आय को MA से दिखाते हैं और MA और वास्तविक आय को CA मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये 100 से। मानसिक मंदता का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया: चिकित्सकीय वर्गीकरण, शैक्षिक वर्गीकरण और मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। संक्रमण और नशा मानसिक अथवा शारीरिक मानसिक रोग, जन्म पूर्व अज्ञात प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, मनोविकार, गर्भधारण संबंधी अन्य प्रभाव, दुर्घटना, पोषण संबंधी, ये सब चिकित्सकीय प्रभाव हैं। प्रशिक्षणित, अभिरक्षणित, ये क्या है? शैक्षिक वर्गीकरण है मानसिक मंदता के। मनोवैज्ञानिक क्या है? अल्प मानसिक मंदता जिसमें 50 से 70 बुद्धिलब्धि हो, मध्य मानसिक मंदता 35 से 50 हो, गंभीर मानसिक 20 से 35 हो, अति गंभीर 20 से कम हो। मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता है अधिगम की धीमी गति, शारीरिक हीनता, संवेगात्मक अस्थिरता, अपूर्ण और दोषपूर्ण शब्दावली, सीमित रुचियाँ, लघु अवधान, विस्तृत मौलिकता का अभाव, प्रोत्साहन का अभाव, समायोजन का अभाव, अनुपयुक्त व्यक्तित्व, सीमित बुद्धि, अमूर्त चिंतन का अभाव। मंदबुद्धि बालक की शिक्षा जो है विशिष्ट शिक्षा, नियमित विद्यालय में विशिष्ट कक्षा शिक्षा, समाकलित शिक्षा। अगला टॉपिक है प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर ट्रेनिएबल मेंटली रिलेटेड चाइल्ड। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षा की दिशा में वर्षों से प्रयास चल रहा है, लेकिन इसे पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शामिल कर दिशा को एक ठोस पहल किया गया। पाइड जो है
प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशनल फॉर द डिसेबल पर्सन। पश्चात आवासीय कार्यक्रम रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू किया गया, लेकिन मानसिक मंद बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्तर पर एक भी विशिष्ट विद्यालय नहीं खोले गए हैं। मानसिक मंदता से संबंधित समस्याएं जन्मजात दोष, पोषण विकार, बहुविकलांगता। मानसिक मंदता के कारण रोकथाम, प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन, प्रसवोत्तर कारण। क्रोमोसोम्स विकार आनुवंशिक होता है। मानसिक मंदता के कारण जो होता है, अगर प्रसव से पूर्व है तो क्रोमोसोम विकार आनुवंशिक होता है। प्रसव के कालीन, समय से पहले जन्म लेना, ये भी क्या है, एक मानसिक मंदता का चोट लगने के कारण हो सकता है। और प्रसोवर कारण यानी बाद में से, जन्म के बाद से कुछ अगर ऐसा होता है तो। वेरियस टाइप ऑफ स्पेशल लर्नर्स। विशिष्ट शिक्षा समावेशी शिक्षा का संपूर्ण रूप है, जिसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाता है। यह शिक्षा सामान्य छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा से भिन्न होती है। शिक्षा की इस पद्धति में विशेष प्रकार के शिक्षा विधियों एवं प्रविधियों का सहारा लिया जाता है, जिसमें विशिष्ट बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है। इस शिक्षा में ना सुन पाने वाले छात्रों के कुछ संकेत या चिन्ह दिखाकर एवं दृष्टिहीन छात्रों को स्पर्श के माध्यम से पढ़ने लिखने के कौशल का विकास किया जाता है। हर महोदय के अनुसार विशेष शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं में समान बालकों की शिक्षा से भिन्न है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के प्रकार: पिछड़ेपन से ग्रस्त विद्यार्थी, बाल अपराधी या सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा बालक, दृष्टि दोष से युक्त विकलांग या दिव्यांग विद्यार्थी, श्रवण दोष दिव्यांग विद्यार्थी, मांसपेशियों एवं अस्थि दोष से युक्त दिव्यांग विद्यार्थी, मानसिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थी, अधिगम से संबंधित दिव्यांग विद्यार्थी, संवेगात्मक रूप से दिव्यांग विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, रचनाशील और सृजनशील विद्यार्थी भी। किशोर अपराध के कारण है आनुवंशिक कारण हो सकते हैं, पहला पारिवारिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो। आर्थिक कारण में तो पैसे रुपए की कमी होगी। सामाजिक कारण बुरी संगति, जो किशोर का अपराध है वो बुरी संगत से हो सकता है। सामाजिक तिरस्कार से, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं करता, तिरस्कार से भी वो क्या हो सकता है, अपराध हो सकता है। पारिवारिक कारण विखंडित घर में लड़ाई झगड़े हो, विखंडित हो, अलग अलग हो, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता हो, तो भी एक अपराध के। माता पिता की अनुपस्थिति, कोई देख रेख करेगा नहीं। मातृप्रभुत्व, पैतृक तिरस्कार, माता से प्यार और पिता से तिरस्कार, ये भी हो सकता है किशोर अपराध के कारण। शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, आनुवंशिक कारण। अब मनोवैज्ञानिक कारण जो है, इसमें है बौद्धिक दुर्बलता, मानसिक रोग, ग्रंथियों का विकास, संवेगात्मक असंतुलन, ये सारे क्या है, मानसिक हैं। शारीरिक हो सकता है, आनुवंशिक कारण भी हो सकता है जो देखा। किशोर अपराधी बालक, जुवेनाइल डेलिक्वेंट चाइल्ड। किशोर अपराधी बालक, इसमें कह रहा है किशोर अवस्था आंधी और तूफान काल माना जाता है। इस आयु वर्ग के बच्चे अक्सर ही नासमझ और अपरिपक्व होते हैं। इनकी समझ इतनी परिपक्व नहीं होती कि वे
अपने द्वारा किए जाने वाले हर कार्यों और उनके परिणामों का आभास कर सकें। उचित दिशा निर्देश के अभाव में कई बार ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनकी आशा नहीं किया गया हो जो अनजाने में अनैतिक या अवैध कार्य कर बैठते हैं और उनके द्वारा किया गया ऐसा ही कार्य उन्हें बाल अपराध, जुवेनाइल डेलिक्वेंट बना देता है। किशोर बच्चे द्वारा किया गया कोई भी असामाजिक कार्य जो कानून की नज़र में अवैध या अनैतिक हो, बाल अपराध कहा जाता है और अपराध करने वाला किशोर अपचारी किशोर कहा जाता है। केस प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2000 इस अधिनियम के मुताबिक 18 वर्ष से कम आयु के वर्ग के वैसे बालक जिन पर कोई अपराध करने का आरोप हो विधि विवादित किशोर कहलाते हैं। इसको विधि विवादित किशोर कहेंगे, न कि अपराधी। किशोर अपराध एक मनोसामाजिक समस्या है। किशोर अपराध क्या है? एक मनोसामाजिक समस्या है संवेगिक असंतुलन के कारण। लक्षण जो है कैस्मर व गुडविन के अनुसार जिद्दी साहसी आक्रमणकारी व्यवहार, व्याकुलता, संदेहास्पद चरित्र, सामाजिक विरोधी, अनैतिक आचरण, क्रोधी। किशोर अपराध के कार्य धन संबंधी अपराध, कूटरचना, जाली दस्तावेज, आक्रामक प्रवृत्ति और यौन अपराध, शारीरिक संबंधी अपराध, अन्य अपराध।